हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त देश के 135 करोड़ लोगों के हीरो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। और इस देश में 135 करोड़ भारतीय इस वक्त मौजूद हैं जो आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। आज कैसा लग रहा है? जब गए थे तो ये कौन सा नीरज चोपड़ा था, और जब आया है टोक्यो से वापस तो ये कौन सा नीरज चोपड़ा है? जी देखो, बिल्कुल आपने जैसे बोला कि 135 करोड़ हाथ मिलाना चाहते हैं, 135 करोड़ लोग अपने देश के। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जितने लोगों से मिलूं और जितने लोगों से मैं हाथ मिला सकूं और वो खुश हो इस बात से, तो मैं बिल्कुल वो कोशिश करूंगा। पर मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, बहुत ही मतलब शुरू से ही साथ रहा है, क्योंकि जब मैंने वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड जीता, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स और आज ओलंपिक्स, तो जहाँ पे भी मैं गया उससे पहले भी और बाद में भी सभी लोगों की दुआएं और सभी लोगों का साथ रहा है। और वही दुआएं जो था अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा थी। और मेरा लास्ट दिन गेम था और सभी ने बैठ के देखा, तो बहुत ही शायद वो जो जो एक रियल खुशी है वो चीज़ मुझे खुद फील हुई है कि हाँ, मेरे साथ साथ मुझे तो हुई हुई, देश के सभी देशवासियों को हुई। तो बहुत ज़्यादा चेंज आया इसके बाद। और एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं देश के काम आया हूँ, कि मैंने ऐसा काम किया है। और इससे जो आने वाले और बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, या जो भी अपने देश के युवा जिस जिस फील्ड में भी हैं, वो शायद ऐसे थोड़ा इंस्पायर होंगे, तो अपने देश का और ज़्यादा नाम होगा। नीरज चोपड़ा सूबेदार से नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल विनर। आर्मी में रहने का आपके खेल पर, आपकी पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ा, और क्या ये आपको मदद किया जब आप फाइनल टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहे थे? जी देखो, बिल्कुल मैंने 2016 में आर्मी ज्वाइन की थी और मुझे सच में दिल से काफ़ी अपनी इंडियन आर्मी पसंद है। और बिल्कुल सभी का इंडियन आर्मी का हमेशा से सपोर्ट रहा है, क्योंकि देखो अपने फौजी भाई हम वो तो अपने देश की सेवा करते ही हैं। और अभी जैसे हम अभी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी से हमने आर्मी में मतलब हम आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन आर्मी यही बोलते हैं कि आप लोग खिलाड़ी हो, आप खेल में देश का झंडा ऊपर करो। तो हम पूरा अपनी मेहनत कर रहे थे और हमने आर्मी के साथ साथ खेल में अपना तिरंगा वहाँ पे लहराया। और बहुत ही खुशी हुई कि जब टोक्यो में अपना राष्ट्रगान बज रहा था। राष्ट्रगान जब बज रहा था और आप पोडियम पर खड़े हुए थे, मेडल ले रहे थे, तो यहाँ 135 भारत वासियों के लिए ना, जिस तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कूद रहा है, आपके थ्रू बहुत से लोगों ने अपना एक सपना जिया है, अपनी एक ड्रीम कम ट्रू देखी है। जी आप जब वहाँ खड़े हुए थे तो आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा था? देखो, मेरा भी एक सपना ही था। मुझे लगता है हर खिलाड़ी का सपना होता है, वो चाहे इंडिया का खिलाड़ी हो या पूरे वर्ल्ड में कोई भी खिलाड़ी है, एक ऐसे स्टेज पे जाके ओलंपिक जैसे खेलों में, तो सभी का एक सपना होता है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड जीतूं और हमारा राष्ट्रगान बजे। तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो मुझे बहुत ही इस बात की खुशी थी। और साथ ही साथ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि ये सिर्फ मेरी खुशी नहीं है, इस खुशी में अपना पूरा देश खुश है। तो वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग थी। आप जब झंडा लेकर वहां भागे और उसके बाद झंडा जिस तरह से आपने फोल्ड किया, बहुत लोगों ने कहा कि ये आर्मी की ट्रेनिंग है, जिस तरह से आपने झंडे को फोल्ड करके उसे रखा। झंडा, तिरंगा एक खास अहमियत रखता है हर हिंदुस्तानी के लिए, हर भारतवासी के लिए। बिल्कुल। आप जब ये कलर्स पहनते हैं, किस तरह से महसूस होता है? जब आप गए वो फाइनल खेलने, आपने मेरे ख्याल से पहले या दूसरे थ्रो में ऐसा एक मुकाम हासिल कर लिया कि कोई उसके नज़दीक आ नहीं रहा था। थोड़ी सी नर्वसनेस थी 6 राउंड जब तक कंप्लीट नहीं हुए, लोगों के स्कोर देख रहे थे आप? जी बिल्कुल, वो उस टाइम कंपटीशन में रहता है। पर मैं सबसे पहले आपको तिरंगे वाली बात बता देता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है कि मैं बस आर्मी में हूँ तो मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर भारतवासी को, या खिलाड़ी तो करता ही है, क्योंकि अगर खिलाड़ी वहाँ पे अपने देश के लिए खेलने गया है तो सबसे पहले वो अपने तिरंगे का सम्मान करता है। और दूसरी बात, नर्वसनेस बस थोड़ा सा जब कंपटीशन चलता रहता है। वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा था, फीलिंग अच्छी थी और बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन फिर भी
क्योंकि हम इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हैं और बाकी थ्रोअर्स भी वर्ल्ड के बहुत तगड़े थे वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत मन में रहता है कि कहीं कोई दूसरा थ्रोअर आगे थ्रो ना कर दे। तो हमको अपना माइंड प्रिपेयर रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि भाई मैंने पहले 2 थ्रो अच्छे कर दिए और मैं रिलैक्स हो जाऊं कि बस हाँ अब अपना गोल्ड है या मेरा मेडल आ गया है तो अब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ थी कि कभी भी कंपटीशन बदल सकता है, कोई भी थ्रो अच्छी कर सकता है। पर मुझे लगता है कि उस दिन सभी की दुआएं थी, भगवान अपने साथ था और अपना गोल्ड आया। नीरज जी, आपने जब वो फेंका भाला, उसके बाद ही आपने जैसे इस तरह से कर दिया, तो आपको अंदर लग रहा था कि ये शायद मेरा बेस्ट थ्रो है, मैंने अपना पहले का रिकॉर्ड, अंदर से कुछ लग रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास मेरे साथ पहले से ही है। जब मैं थ्रो करता हूँ तो मुझे पता लग जाता है, शायद मुझे नहीं, हर जेवलिन थ्रोअर को या हर एथलीट को जिसका एफर्ट लगता है, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ में, मतलब मुझे 10 साल से मैं जेवलिन थ्रो कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो मेरा बेस्ट है। तो वो मुझे लगा और मैं एकदम मैंने ऐसे हाथ उठा दिया और वो उस वहाँ का ओलंपिक का बेस्ट थ्रो था। दुआओं में माँ बाप की दुआएं बहुत होती हैं, और 12 साल की उम्र में जो आपके बारे में पढ़ा कि आप ओवरवेट थे और माँ बाप चाहते थे कि आप जिम जाकर वर्कआउट करें, कभी उस वक़्त माँ बाप ने या आपने सोचा था कि ये वर्कआउट करते करते, शेप में आते आते जी। इंटरनेशनल खिलाड़ी इस तरह के आप बन जाएंगे कि आपका कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा दुनिया में? देखो, माँ बाप का तो रहा है जी, माँ बाप की दुआएं होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पूरी फैमिली की मेरे साथ सपोर्ट है और दुआ, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम सभी साथ रहते हैं। तो सभी का एक बहुत ही ऐसे अपने बच्चे की तरह, चाहे उसमें मेरे दादाजी हैं, अंकल हैं, पापा हैं, या जो भी परिवार में फैमिली में आदमी है, वो सभी मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, वो मेरे हिसाब से हर एक जो भी एथलीट आप ले लो इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली से उठता है। लेकिन जो एक फैमिली की जो एक सपोर्ट होती है, मोटिवेशन देने की या फिर ऐसे विचारों से सपोर्ट करने की कि हाँ आप बस खेलो, अपनी मेहनत करो और हम पीछे आपको सपोर्ट करेंगे पूरा, तो वो एक बहुत ही ज़रूरी होती है। तो शायद वो चीज़ काफ़ी सहायक रही मेरे स्टार्टिंग से ही। नीरज जी, आपने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली से कई लोग आते हैं, उन्हें अपने सपने साकार करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। आप 17 लोगों की जॉइंट फैमिली से आते हैं, जी। और फैमिलीज़ में प्रायोरिटीज़ होती हैं कि कहाँ पैसे खर्च होने हैं, और जी। खेल कूद को थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी माना जाता है। और कहीं कहीं कुछ फैमिलीज़ में ये भी होता है कि अरे खेल कूद अगर प्रोफेशनल लेवल तक आप ना ले जाएं तो आप करेंगे क्या ज़िंदगी जी। में। तो इस तरह के आज की नई पीढ़ी आपसे जानना चाहती है, इस तरह के दोराहे कभी आए, कभी चूज़ करना पड़ा, बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा? ये तो बात बिल्कुल जी सही है कि स्पोर्ट्स का एक एक ऐसा रास्ता है कि वो बिल्कुल आप उसमें श्योर नहीं हो कि आपका पक्का इसमें करियर अच्छा होगा या आप जहाँ पे आपने सोचा है वहाँ तक पहुँच सकेंगे, क्योंकि बहुत ही ऐसी दिक्कतें आती है, कुछ भी आप इंजरी लगा लो या फिर ठीक तरह की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ या अच्छी तरह का सपोर्ट कुछ भी अगर, और अगर हमको अच्छे से ट्रेनिंग ना मिल पाए, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सभी चीज़ें परफेक्ट मिलती हैं तभी आप उस लेवल तक जा सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि स्टार्टिंग से ही आप मिडिल क्लास फैमिली से तो हो, अगर पैसे से ना भी सपोर्ट कर पाए, लेकिन अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कि कई बार अभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाते हैं तो बड़ा जल्दी रिजल्ट उनको चाहिए कि स्पोर्ट्स कर रहा है तो बस हमको 1 साल के अंदर मेडल ला के दे दे और बस हमारा बेटा या बेटी उस मुकाम तक पहुंच जाए। तो वो एक स्पोर्ट्स का जो रास्ता है वो बहुत ही स्लो है, और धीरे धीरे करके जब आना है तभी आएगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्टकट नहीं कभी भी अपनाना चाहिए कि ओवर ट्रेनिंग कर लें या फिर बहुत ज़्यादा खा लें तो जल्दी रिजल्ट आएगा। तो वो एक स्लो प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से वो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सभी बस अपने आप ऊपर विश्वास रखिए और सही तरीके से ट्रेनिंग करिए जो जो बच्चे करना चाहते हैं, और बस पेशेंस रखिए तो बिल्कुल टाइम पे सब मिलेगा। आप 23 साल की आपकी उम्र जी। है,
आप इतनी मेच्योरिटी से कैसे हैंडल कर लेते हैं? ये क्या ट्रेनिंग का हिस्सा है या आप क्योंकि सबसे बड़े थे जॉइंट फैमिली में तो एक जिम्मेदारी का एहसास बचपन से था? जी, वो तो बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा तो हूँ बच्चों में, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुझे ग्रुप मिला, जो सीनियर और जिनके साथ मैं शुरू से ही रहा, तो उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई की तरह मुझे रखा। और जो बातें मुझे लगती थी कि भाई हाँ, ये जिन बातों का मुझे पता भी नहीं था, तो वो सभी बातें उनसे पता लगती गई। और जैसे जैसे मैं आगे खेला, कहीं इंटरनेशनल खेलने गया या फिर कहीं पे मेडल जीता, तो बस तब से ही थोड़ा थोड़ा सबसे बात करके थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में, वैसे तो पता नहीं, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स के बारे में मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि हाँ, कि काफ़ी कुछ सिखा देती हैं कई चीज़ें। जैसे इंजरी आई, तो इंजरी आने का क्या कारण था वो मुझे पता लगा कि किस टाइम ओवर ट्रेनिंग होती है या किस टाइम हमको रुकने की ज़रूरत है उस टाइम पे। तो ये कई चीज़ें हैं, खासकर इंजरी जब आती है तो खिलाड़ी को बहुत कुछ सिखाती है। तो आपकी बिल्कुल जब ये। इंजरी आई, आपका इलाज शायद मुंबई में हुआ था, डॉक्टर्स आपके साथ थे, उस वक़्त कभी आपके दिमाग में ये आया कि आगे क्या होगा, मैं खेल पाऊँगा कि नहीं? ऐसी चिंता कभी थी दिमाग में? बिल्कुल जी, देखो जब इंजरी होती है तो एक दिमाग में ये चीज़ आती है, और वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंजरी मुझे उस टाइम हुई थी और मेरी सर्जरी हुई थी। और मैं थैंक यू करता हूँ डॉक्टर दिनसाव पारदीवाला का कि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली जो सर्जरी की, और मेरा बहुत अच्छे से रिहैब हुआ और बड़ी अच्छी तरह से मैंने फिर दोबारा कमबैक किया। तो जो वो बीच का टाइम था, इंजरी हुई उसके बीच का टाइम, वो थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मन में यही बात रहती है कि पता नहीं कैसा कमबैक होगा या मैं दोबारा उस लेवल की थ्रो कर पाऊंगा कि नहीं, वैसी फिटनेस मैं दोबारा कैसे बनाऊंगा। तो वो चीज़ आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये खेल का एक हिस्सा है। इंजरी अगर आपको आती है तो आपको उस टाइम पेशेंस भी रखना पड़ता है, और आपको जो भी एक स्लो प्रोसेस होता है उसके साथ चलना पड़ता है। तो शायद वो चीज़ हमने मेंटेन की और उसी का हमको नतीजा फिर मेंटल आगे मिला। स्ट्रेंथ कितना रोल प्ले करती है एक खिलाड़ी को अ, आम अच्छे खिलाड़ी से ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर बनाने में? मुझे लगता है कि अभी हमारा फिजिकल स्पोर्ट है, लेकिन अगर उस लेवल पे हम खेल रहे हैं तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अगर हम मेंटली वीक हैं तो हम अपनी फिजिकल फिटनेस का उधर फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो हमें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ। और क्योंकि मुझे पहले ही महसूस हो रहा था कि ये मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का सबसे सबसे ज़रूरी दिन है। आज तक मैं जितने भी गेम खेल रहा हूँ, ये आज आज का जो दिन है, जिस दिन मैं ओलंपिक में खेल रहा, तो ये सबसे ज़रूरी दिन है। और आज कोई भी ऐसी कमी नहीं रहनी चाहिए कि मैं बाद में, मुझे अगर रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो मैं बाद में रिग्रेट करूँ कि यार मैं ये कर लेता तो ऐसा रिज़ल्ट आता। तो मैंने पूरा अपना 100% दे दिया, चाहे उसमें कुछ भी होना था। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई कुछ कुछ इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए। बस मुझे लग रहा था कि बस यहाँ पे 100% देना है, क्योंकि ये दिन 4 साल के बाद, अभी तो 3 साल के बाद आया, क्योंकि 5 साल में ओलंपिक हुआ कोरोना की वजह से। पर बहुत लंबा टाइम रुकना पड़ता है ओलंपिक्स के लिए, तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। नीरज जी, आपको पता है कि आज देश की जितनी यंग लड़कियां हैं जी। वो नीरज चोपड़ा को देखकर बिल्कुल इस वक्त फ्लोर्ड हैं और नीरज चोपड़ा नया हीरो है और गुड लुकिंग है। आपको ये महसूस हो रहा है कि आप सुपरस्टार हैं और किसी फिल्मी हीरो से ज़्यादा इस वक्त आपकी फैन फॉलोइंग है, खास करके लड़कियों में? अ, देखो जी, वो देखो एक अच्छी बात है ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सही बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो मैं अभी फोकस जो है अपने गेम पे रखना चाहता हूं। और तो कोई फिल्म गर्लफ्रेंड नहीं फिल्म रख वगैरह में नहीं, कोई नहीं अभी कोई मैं गर्लफ्रेंड नहीं? अभी अपना स्पोर्ट्स पे पूरा फोकस करेंगे। और तो गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स पर फोकस हो सकता है? तो वो देख लेंगे अगर सही लगा तो उस टाइम पर। अभी तो तो ज़्यादातर अभी मैं कोई नहीं है? नहीं, अभी तो कुछ तो नहीं है। अब आप सबसे ज्यादा एलिजिबल बैचलर हैं इस देश के, ये फीलिंग कैसी लग रही है? बस मैं इस बारे में तो यही बोलना चाहूँगा जी कि हाँ, एक अच्छी बात है। देखो ऐसा इतना उनकी तरफ से इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी बस पूरा पूरा फोकस अपना, अभी अगले साल फिर कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और उसके बाद फिर
आगे के टूर्नामेंट और ओलंपिक्स आ जाएंगे हाँ, तो तीन साल में पेरिस भी जाना जी है, जी एक जी और गोल्ड भी हाँ, लाना है। वो तो देखो टाइम पे पता लगेगा जी, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे उसके लिए भी। और थोड़ा इस चीज़ से थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ऐसे सुपरस्टार वाली जो आपने बोला फीलिंग, वो थोड़ा सा ना ही आए तो अंदर वो अच्छा रहेगा तो एक कैसे स्पोर्ट्स कंट्रोल कैरियर के लिए। करेंगे उसको? बस अपनी ट्रेनिंग करूंगा अच्छे से और उसी पे ज़्यादा फोकस रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वही चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में मतलब ऐसी फीलिंग थोड़ा सा आना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। खतरनाक हो जाता है। तो अपना स्पोर्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रखूंगा जी। नीरज जी, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके थोड़े से लंबे बाल हैं और आपने बड़ी स्मार्ट टक्सेडो पहनी हुई है, और आपसे वहाँ पर एमसी पूछ रहा है कि ये जो लंबे बाल हैं आपने कौन से फिल्म स्टार को देख कर रखे हैं? तो आपने कहा ये आपका अपना फैशन है, और फिर आपने उससे, वो अंग्रेजी में आपसे बात कर रहा था तो आपने उसको कहा हिंदी में बोलिए। ये बहुत वायरल हो रहा है पिछले कुछ दिनों में वीडियो। तो नीरज चोपड़ा पर्सनल लाइफ में कैसा इंसान है? फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस? पर्सनल लाइफ में जी देखो, मुझे जब जैसे आपके सामने बैठा हूँ तो शायद मैं ऐसे ही रहता हूँ किसी के साथ भी। तो वो वहाँ पे, हाँ जी, मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे एक अवार्ड फंक्शन था और वहाँ पे मैं गया था। तो बालों का तो ऐसा है जी, मुझे शुरू से ही मैं लंबे रखता था तो मुझे शौक था, और वो मेरी थोड़ी मजबूरी थी कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने उनको बोला था कि हिंदी में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि अपने इंडिया में इस चीज़ को, हिंदी को थोड़ा मतलब सब इंग्लिश बोलते हैं और लोग चाहते हैं कि हिंदी को थोड़ा सपोर्ट करे, तो पर इसलिए आपको वो वीडियो लगता है कि हिंदी बोलने वालों को थोड़ा कुछ नीचा महसूस या इंफीरियर महसूस करना चाहिए, या आपने नहीं नहीं एटीट्यूड से नहीं कहा? नहीं, क्यों क्यों करना चाहिए जी। सभी अगर हम हिंदुस्तान से हैं, हिंदी बोलो, इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलते कि मैं मत सीखो, वो भी आनी चाहिए, लेकिन हिंदी बोलो, उसमें प्राउड फील करो, ऐसी कोई उसमें वो बात नहीं है। अपनी लैंग्वेज है। अभी दूसरी कंट्री के मैं देखता हूँ, मैं तो खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी की बात करूँगा, दूसरी देश के कितने बड़े खिलाड़ी हों, वो बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, वो अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो प्राउड फील होना चाहिए अपनी लैंग्वेज में। मुझे ये बताइए कि आपने जैसे ही गोल्ड जीता, आपने इसे डेडिकेट किया मिल्खा सिंह जी को। जी। शायद जहाँ भी होंगे वो बहुत खुश होंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर वो होते और आशीर्वाद देते तो और अच्छा रहता, आप सामने उनको दिखा सकते थे गोल्ड। बिल्कुल होता है जी, और मेरे दिमाग में यही बात आई थी पहले, क्योंकि जब भी मैंने उनके पहले भी इंटरव्यू देखे थे, वो बोलते थे कि बस मैं वो दिन देखना चाहता हूँ, मेरा एक सपना है कि कोई अपने देश का नौजवान या कोई भी लड़की वहाँ पे जाए और मेडल लेके आए, और खासकर राष्ट्रगान बजे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उनका सपना पूरा होगा। तो मेरा कई बार मन करता था कि मैं जब भी चंडीगढ़ की तरफ या पटियाला उधर कैंप में जाता था तो मैं मिल्खा सिंह जी से मिलूं, पर दिमाग में एक ही बात आती थी, बस ओलंपिक के थोड़े दिन है तो काश मैं इतनी मेहनत करूं कि वहाँ पे मेडल जीतूं, क्योंकि गोल्ड का एक बहुत ही क्योंकि गोल्ड एक ही को मिलता है और सभी पूरे वर्ल्ड के एथलीट इसके लिए मेहनत करते हैं। तो मैं सच बताऊं तो गोल्ड के लिए कोई ऐसा नहीं था कि हाँ हमारा आएगा, लेकिन मैं मेडल के लिए मेहनत कर रहा था, और अभी गोल्ड मिला है तो फिर मुझे लगा कि यार हमारे देश के एथलीट इतने, उनका जो पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उसमें मिल्खा सिंह जी भी हैं, पीटी उषा मैम हैं जो बहुत ही एक कम टाइम से मेडल से चूक गए थे। तो वो मेरे दिमाग में आई, और मुझे अभी यही लग रहा है कि बस मिल्खा सिंह जी अभी हमारे बीच में तो है नहीं, लेकिन वो जहाँ भी हैं खुश होंगे और इस चीज़ को देख के बड़े ऐसा प्राउड फील आपको करेंगे। आशीर्वाद दे रहे जी होंगे। बिल्कुल, मैं अभी यही फील कर सकता हूँ, क्योंकि अभी लोग यही बोलते हैं कि हाँ वो, क्योंकि ये चीज़, इस चीज़ में कई लोग विश्वास रखते हैं कि हाँ वो ऊपर हैं और आपको देख रहे हैं। तो नीरज जी, आपने अपने शुरू के ट्रेनर्स जयवीर जी से लेकर अपने जर्मन ट्रेनर जो इंटरनेशनल खिताब रखते हैं 100 मीटर्स का, आपने सबका योगदान याद किया। सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, और ये जर्नी बिटवीन कोचेस और कोचेस की अहमियत कितनी है एक स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग? मुझे लगता है कि कोचेस के बिना तो खिलाड़ी बन नहीं सकता, क्योंकि अच्छा कोच जो होगा वो एक, मतलब वो एक कोच नहीं होता है, वो उसको, कोच तो एक इंसान वो अलग से है, लेकिन उसका जो एक नॉर्मल शेड्यूल है, नॉर्मल लाइफ जो उसकी चलती है, उसकी ज़्यादातर एथलीट के वर्कआउट या उसके ट्रेनिंग प्लान के बारे में सोचने में चलती है कि
एथलीट का क्या प्लान, ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए, या आज क्या ट्रेनिंग करनी है और मेरा एथलीट का कैसा उसकी फिटनेस चल रही है, तो वो ज़्यादातर एथलीट के बारे में सोचता है। तो मुझे लगता है कि एथलीट तो जितना सोचता है, मुझे लगता है कहीं ज़्यादा गुना कोच को कई बार उसके बारे में सोचना पड़ता है कि मेरे एथलीट के लिए क्या चीज़ ठीक रहेगी। तो मुझे लगता नहीं कि बिना कोच के इतने मतलब एथलीट तैयार हो सकते हैं। और बिल्कुल जी, शुरू से ही आप जावेद जी को बोल रहे हो, वो तो एक कोच और ऐसा कोई वो नहीं है, वो ट्रेनर, वो मेरे भाई की तरह हैं और वो शुरू से ही मेरे साथ हैं, अभी भी आज भी उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। बात उसके हुई बाद आने के बाद वहां हाँ से? बिल्कुल, उनसे हमेशा बात होती है, मिला भी, और बिल्कुल जी सभी खुश थे वो। नदीम अशरफ जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा आप उनके रोल मॉडल हैं। जी कैसा लगा? क्योंकि भारत में शायद हम लोग एक आम आदमी की नज़र से जब देखते हैं तो हमेशा टेंशन, इंडिया पाकिस्तान मतलब टेंशन, इंडिया पाकिस्तान मतलब स्पोर्ट्स में भी एक कॉन्फ्रंटेशन। जी। तो उन्होंने जब कहा कि आप उनके रोल मॉडल हैं, तो आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि जी कि खेल जो है एक आपस में मिलाने का काम करता है। अभी हम ओलंपिक्स में गए थे, तो सभी पूरा वर्ल्ड, सभी देश के खिलाड़ी एक ही जगह पे बैठ के खाना खाते हैं और एक ही जगह पे सभी एक गेम्स विलेज में रहते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है सभी पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि चाहे उसमें कोई भी अपने साथ कंट्री है, किसी भी देश का खिलाड़ी है, तो उसको एक आपस में जुड़ के रहना सिखाता है स्पोर्ट्स। तो बिल्कुल मैं उधर गया था, अब मैं फाइनल के लिए जा रहा था, तो मैं बस की सीट पे बैठा था और अरशद मेरे पास आके बैठा, हमने बात भी की काफ़ी। उसने ही बताया कि जो हमारी एशियन गेम्स की फ़ोटो है वो पाकिस्तान में बहुत ही वायरल हुई थी और लोगों ने बहुत अच्छी बात मानी थी कि आपस में दोनों खिलाड़ी ऐसे मिले थे। और वो हम दोनों फाइनल में थे जेवलिन के वहाँ पे ओलंपिक्स में। तो दोबारा से फिर वहाँ पे चली, अरशद बता रहा था कि जो अब्दुल खालिक थे और मिल्खा सिंह जी थे, वो दोनों इंडियन पाकिस्तान का उस टाइम पे ऐसे चलता था। तो वो ऐसे बता रहे थे कि उनकी याद दिलवा दी, ऐसे पाकिस्तान में कोई न्यूज़ चल रही थी। तो मैंने यही बोला था कि बिल्कुल हम खिलाड़ी हैं, तो एक खेल सभी देशों को जुड़ना सिखाता है। तो शायद कहीं ना कहीं आपस में लोगों को ऐसे, चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान से जैसे भी है, वो आपस में प्यार से रहना चाहिए। कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि हाँ आप, खेल तो ये चीज़ सिखाता है जी, मैं तो एक ही बात बोलूँगा जी। प्रधानमंत्री जी ने जब आपसे बात की तो वो क्या एक मोरल बूस्टर था? कुछ ऐसा लगा कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं कि देश के सभी लोग, देश के प्रधानमंत्री मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे माता पिता से बात कर रहे हैं, उन्होंने कितना प्रोत्साहन दिया? ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात थी कि एक देश का प्रधानमंत्री और खिलाड़ियों से ऐसे बात कर रहे थे। तो एक बहुत ही सभी खिलाड़ी खुश थे इस बात से। और एक काफ़ी एक, अगर, क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ी उस टाइम किसी से मतलब ऐसे बात नहीं करते, अपना फ़ोन वगैरह ऑफ ही रखते हैं जब वो खेलते हैं। तो पर नरेंद्र मोदी सर ने बात की और ये बोला कि आप बस बहुत अच्छा खेल रहे हो, ऐसे खेलते रहो, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। या कोई मेडल जीत रहा था, उसको ये बोल रहे थे कि आपने बहुत अच्छा खेला और आप लोगों ने बहुत जूनियर बच्चों को मोटिवेट किया है और अपने देश का खेल है जो और ज़्यादा ऊपर उठेगा आपकी वजह से। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात थी कि इन्होंने सभी खिलाड़ियों से फ़ोन पे बात की। नीरज जी, चूरमा आपकी माँ ने बताया जिस जी दिन आप जीते गोल्ड हमारे साथ, और मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे चैनल पर टाइम्स नाउ नव भारत पर दोनों ने एक दूसरे से बात करी और उन्होंने कहा आपको चूरमा बहुत पसंद है। तो चूरमा का कमाल है, खाने में और क्या क्या अच्छा लगता है जो आप थोड़ा सा चीट करने का समय मिलेगा? बस मैं थोड़ा जब ट्रेनिंग पे इतना नहीं होता हूँ तो मैं फिर मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ कि फिर ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी है। तो मतलब जब ट्रेनिंग कर रहे हैं उस टाइम इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, लेकिन जब ट्रेनिंग पे नहीं हूँ, घर पे जाता हूँ, सबसे तो मैं अच्छा क्या सब कुछ लगता है? खाता। घर का खाना कुछ भी हो, उसमें चूरमा एक क्या है कि हरियाणा का एक एक वो है, एक जाना माना एक डिश है। तो चूरमा उसको सभी पसंद करते हैं हरियाणा में, तो वो मुझे इसलिए पसंद है। और मैं जानती हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत लोगों से मिलना है आपको, और मैं जल्दी आपको छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि सवाल पब्लिक का है तो पब्लिक के कुछ बच्चे आपसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक 5वीं क्लास का बच्चा है,
जी। नोएडा के पब्लिक स्कूल से ये पूछ रहा है कि अगर मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ पार्थव, मुझे जैवलिन में अगर गोल्ड जीतना है तो मुझे कब से ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए? 5वीं क्लास का अगर वो बच्चा है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू करे, और जब वो उसको लगे कि हाँ, क्योंकि हर गेम में हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जेवलिन करनी है तो जेवलिन ही शुरू करूँ। हर गेम खेले वो, और जो उसको पसंद आए उस गेम को, क्या पता उसको बॉक्सिंग पसंद आ जाए या दूसरे गेम में उसका इंटरेस्ट हो जाए। और अगर जेवलिन नहीं पसंद है तो सबसे पहले अपनी फिटनेस करे, हर स्पोर्ट्स में वो एक्टिव हो। उसके बाद वो, उसके पास टाइम है तो वो 1-2 साल में जेवलिन शुरू कर सकता है, लेकिन उसको जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो अभी से शुरू कर सकता है वो। और भव्या है, ये भी दिल्ली की एक पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हैं, 8th स्टैंडर्ड से। उन्होंने पूछा है कोरोना काल में आपने कैसे ट्रेनिंग की? कोरोना काल में जी मैं बोलूँगा कि हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का और साई टॉप्सिन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, और मेरे स्पॉन्सर है JSW स्पोर्ट्स, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा कैंप था वो कोरोना के टाइम पे भी चल रहा था, तो वो बहुत ही एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी वो टाइम था। और वो चाहते तो हमको घर भी भेज सकते थे कि भाई बहुत अभी खतरा है और आप घर पे जाओ और आप रेस्ट करो, लेकिन उन्होंने कैंप करके रखा क्योंकि ओलंपिक्स के लिए वो चीज़ ज़रूरी थी, ट्रेनिंग हमारी। तो हमारी जो ट्रेनिंग है वहाँ पटियाला NIS में वो शुरू हो गई थी। थोड़े दिन लॉकडाउन रहा, लेकिन हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के एक खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो वो मुझे लगता है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो ये डिसीजन लिया था कि हम कैंप कंटिन्यू रखेंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल था। नीरज जी, आपने कल कहा था कि आप जब से जीते हैं गोल्ड जेब में लेकर घूम रहे हैं, है जेब में? अभी खाना खाया था जी, पर हाँ बिल्कुल अभी वहाँ पे रखा है मेरा। तो आपका मेडल जब तक आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप दोहरा देंगे, जैसे आपने कहा था गाड़ दिया पापा लठ कैसे कहा था? हरियाणवी में होता है कि लठ गाड़ दिया, तो वो चीज़ एक हरियाणवी में बोली थी मैंने घर पे, तो घर वाले ही बोल रहे थे कि लठ गाड़ दिया, तो उस चीज़ का एक बहुत ही, और आज ये गोल्ड मेडल है जी। अमेजिंग Thank you. अमेजिंग। आप एक इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ यंग इंडियंस के लिए, पर एक पूरी जनरेशन के लिए जिन्होंने देखा है गोल्ड आपके हाथ में आते हुए, और जिन्होंने देखा है वहाँ पर नेशनल एंथम बजते हुए। नीरज चोपड़ा जी, क्या कहें आपसे? आप हमारे रॉक स्टार हो, आप हमारे जैवलिन स्टार हो, आप इस देश का होप, उम्मीद, सब कुछ हो। पेरिस में भी हम उम्मीद करेंगे कि आपकी ट्रेनिंग जारी रहे, और सुपरस्टार आप बन गए हैं। आपने कहा सुपरस्टार बनने से बचना चाहिए, लेकिन अब एंडोर्समेंट्स के ऑफर्स आएंगे, कभी आप शैम्पू, कभी आप टी-शर्ट, कभी आप जूते, कभी आप कुछ एंडोर्समेंट कर रहे होंगे, पर ये आपका दौर है। इसे एंजॉय भी करिए। थैंक यू। और बहुत बहुत हमारे सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और बेस्ट विशेस और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। नीरज चोपड़ा जी, आपने देश का ना सिर्फ सीना चौड़ा कर दिया है, फख्र से हमारा सर ऊंचा कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एंड बहुत आशीर्वाद। थैंक यू मैम। मानसून में मेडल्स की बारिश हुई है हमारे देश भारत पर, और ओलंपिक से 7 मेडल में से 3 मेडल्स लड़कियों ने जीते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बैडमिंटन चैंपियन, रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट और टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको। PV संधू जी हमारे साथ आज टाइम्स नाउ नव भारत पे हैं। PV सिंधु, बहुत बहुत बधाई आपको ये मेडल जीतने के लिए। क्या आप ये कहना सही होगा कि लड़कियों के लिए कुछ रास्ते खुल गए हैं जो अब तक बहुत मुश्किल टेढ़े मेढ़े रास्ते हुआ करते थे? डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। और जरूर मतलब
लड़की लोग बहुत अच्छा किया है, मतलब लास्ट ओलंपिक्स में भी लड़की लोग बहुत अच्छा किया था और इस ओलंपिक्स में भी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यस, लड़की लोग अभी, पहले ऐसा था कि बाहर नहीं आना है या काम नहीं करना है, ऐसा रहता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लड़की लोग सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बट मतलब सब कुछ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट yes, लड़की लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, and they have shown us that we can prove and we can believe anything. पीवी सिंधु, रियो ओलंपिक्स एंड टोक्यो ओलंपिक्स में क्या डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल्स, एज फार एज यू पीवी सिंधु आर कंसर्न? डेफिनेटली ओलंपिक्स में बहुत अलग था, ऑब्वियसली तब बहुत क्राउड था, मैं क्राउड को, स्पेक्टेटर्स को बहुत मिस करती हूँ। और प्रैक्टिस, मतलब उस टाइम मेरा पहला ओलंपिक्स था और मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे पता नहीं था कि कैसे होने वाला है, तो बहुत अलग था। बट अभी एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस था और एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है। और इस बार पैंडेमिक के वजह से ऑब्वियसली बहुत सफर हुआ था, बट आई थिंक ओवरऑल मुझे ये पैंडेमिक में टूर्नामेंट्स भी कैंसिल हुआ था बैडमिंटन स्पोर्ट के लिए और स्पोर्ट में, और मुझे आई थिंक इन अ वे आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बहुत यूज हुआ मुझे, क्योंकि मैंने गेम के ऊपर और स्किल और टेक्निक के ऊपर बहुत फोकस किया और मुझे वो बहुत हेल्प हुआ इस बार ओलंपिक्स में। और मेरा कोच भी मेरे साथ था हमेशा, मतलब उनका डेडिकेशन, हार्ड वर्क भी बहुत थे। और हम लोग गच्चीबोली स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे, जो वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल फैसिलिटीज का था, क्योंकि टोक्यो स्टेडियम और गच्चीबोली स्टेडियम ऑलमोस्ट सेम है, और उसका एयर कंडीशनिंग या शटल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था पहले। तो मैंने सोचा अगर हमको अपॉर्चुनिटी है तो वी बेटर यूज इट, और मैं फरवरी से ओलंपिक्स तक मैं उस स्टेडियम में खेल रही थी और मुझे वो बहुत हेल्प हुआ। सो पीवी सिंधु, सेमीफाइनल्स में आप चाइनीज ताइपे की अपनी जो प्रतिद्वंदी थी आपके सामने जो थी, ताई सू यिंग, इनके खिलाफ आप खेली और आपने मैच लूज किया सेमीफाइनल का। इसके बाद हाउ डिफिकल्ट वाज इट आपके लिए? ये कितना मुश्किल था कि अपना मोराल पिकअप करके ब्रॉन्ज मेडल के लिए आपको दोबारा जाना था और दोबारा खेलना था? आपने कैसे किया? हाउ मच ऑफ मेंटल ट्रेनिंग इसमें जरूरत पड़ी? डेफिनेटली मुझे ओलंपिक सेमीफाइनल्स के बाद मैं बहुत सैड थी, क्योंकि हर एक प्लेयर को ऐसा लगता है कि फाइनल्स खेलना है, सेमीज जीतना है और ओलंपिक्स में फाइनल्स खेलना है करके वही एम रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी अच्छी खेली थी, बट उस दिन उसका था। और उसके बाद मैं हारने के बाद मेरा कोच और मेरा पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि इट्स ओके, मतलब अभी नहीं हुआ और एक मैच बाकी है। और मेरा कोच यही बोला था कि थर्ड और ब्रॉन्ज और फोर्थ पोजीशन को बहुत फर्क है, इतने साल इतना हार्ड वर्क किया, और ही डिडंट वांट मी टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। और मैं भी वही सोच रही थी कि इतना साल मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया, तो मैंने सोचा आई विल गिव माय 100%। मतलब दुखी हो रहा था, बट बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थे, मिक्स्ड इमोशंस थे, क्योंकि एक साइड सैड रहना है क्योंकि मैं हार गई, या एक साइड हैप्पी रहना है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी और एक चांस मिला। तो मुझे वो बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे, बट मैंने यही सोच रही थी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगा। और ओलंपिक्स में मेरा हर एक मतलब हर एक एथलीट का यही ड्रीम होता है कि ओलंपिक्स में एक मेडल लेके आना है, और पोडियम में हमारा फ्लैग, वी हैव टू बी प्राउड अबाउट इट। तो वही मैं सोच के बस लूजिंग सेमी ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए वही ऐसे ही तैयारी किया था, और मैंने मेरा 100% लगाई थी और मैं वापस ब्रॉन्ज मेडल लेके आई कंट्री के लिए। एब्सोल्युटली ऑसम। मैं पूछना चाहती हूँ, आप डिफरेंट कोचेस के अंडर ट्रेन कर चुकी हैं। पुलेला गोपीचंद के बाद अब पाक ते-सांग। लोग बहुत मिसालें बताते हैं कि आपके जो अभी के कोच हैं पाक ते-सांग,
उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, यू गेट अलोंग वेरी वेल। हाउ मच ऑफ अ रोल ये ट्यूनिंग प्ले करता है एक एथलीट के, एक प्लेयर के अच्छे परफॉर्मेंस में? एंड what is it about your coach Park that makes you really gel well with him? बस फर्स्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर पार्क, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया और हार्ड वर्क भी किया था, क्योंकि ये पैंडेमिक के वजह से उन्होंने घर भी नहीं गया था, सिर्फ एक साल में सिर्फ 13 डेज जाके वापस आ गया था। और आई एम श्योर ही वुड बी मिसिंग हिज फैमिली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बहुत मेहनत किया, और उनका ड्रीम भी वही था कि मैं एक ओलंपिक्स में मेडल लेके आऊं, और we've together worked really hard। और डेफिनेटली यस, वो सिंक और वो अंडरस्टैंडिंग और वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एक एथलीट और कोच के बीच में, क्योंकि हर एक टाइम खेलते टाइम एक एक पॉइंट होने के बाद हम कोच को देखते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे करो या ऐसे करो, या आंख से इट्स अ गुड शॉट, या ऐसे खेलना था, तो डिफरेंट वेरिएशंस बोलते रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं पार्क के साथ ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर अभी उनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ अंडर हिम। तो आई थिंक पहले जब मैं उनके साथ स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम लगा टू गेट यूज टू कम्युनिकेट, बट अभी आई थिंक आप सब लोग देखे होंगे टीवी पे कि कम्युनिकेशन और एज अ कोच उनका रोल बहुत है, क्योंकि उनको भी बहुत मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं, कि उनको भी वो टेंशन रहता है कि अच्छा खेलना है, जीतना है मेरे प्लेयर, बट वो उनका टेंशन he'll just put it aside and make sure कि वो सपोर्ट और वो encouragement उनके प्लेयर को कैसा देना चाहिए, और वो सपोर्ट और encouragement मुझे हमेशा पार्क देते रहता था, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और हम दोनों मिलके ये मेडल कंट्री के लिए लेके आया। सिंधु जी, लोग आपकी इंटरैक्शंस ऑन द फील्ड की भी बात करते हैं, वेदर इट इज ताइजू अगेंस्ट हुम यू प्लेड द सेमीफाइनल, आप उनसे हार गई लेकिन वो फाइनल में हार गई, और जब आप पोडियम पर मिली तो उन्होंने आकर बाहर कहा कि आपने उन्हें एनकरेज किया, और you chatted with her. Also, some people also remember the time when you actually sent a message to another international player, Miss Merlin, when she suffered an injury. उनको इंजरी हुई थी, आपने उन्हें मैसेज भी दिया। क्या ये आसान होता है? Is it easy to wish and chat well with your opponents जिनके खिलाफ आप खेलती हैं? डेफिनेटली आई थिंक एथलीट्स जब हम खेल रहे तो ऑन कोर्ट यस वो राइवलरी रहता है और वो कंपटीशन रहना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट के लिए इट इज अ वेरी वेरी गुड टू हैव दैट कंपटीशन एंड टू हैव दैट राइवलरी। बट आई थिंक ऑफ कोर्ट बहुत जरूरी है कि वो बॉन्ड हमेशा होना चाहिए एज अ फ्रेंड, क्योंकि ऑफ कोर्ट हम अच्छे फ्रेंड्स है, या मेरिन हो या ओकुहारा है या ताइजुइंग है। हाँ, लास्ट टाइम मेरिन इंजर्ड हुआ था तो मैंने उनको विशेस भेजी थी कि गेट वेल सून एंड होपिंग टू सी हर बैक, क्योंकि हर एक प्लेयर को समझ में आता है कि वो दूसरे एथलीट कैसे फील हो रहा है, क्योंकि एज एन एथलीट मतलब अगर हार गया तो या कुछ इंजरी हुआ तो वो कैसे फील होता है। तो मैंने उनको आई जस्ट विश डर की गेट वेल सून एंड कम बैक सून। और ऐसे ही ताइजुइंग को इस ओलंपिक्स में मैंने वो फाइनल्स में हार गई थी और वो बहुत दुखी थी, तो मैंने यही बोला था कि हर एक दिन हमारा दिन नहीं होता है, तो मतलब आपने बहुत अच्छा खेला था, बट इट्स ओके, आई मीन इट हैपेंस, आई मीन हार जीत तो होते रहते हैं स्पोर्ट में। और मैंने यही बोला कि जस्ट एंजॉय द मोमेंट, क्योंकि आपने बहुत अच्छा खेला था, और इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट योर डे। तो ऐसा बोल के मैंने उनको थोड़ा इंकरेज किया था, तो क्योंकि वो बहुत शी वाज वेरी सैड, तो इसीलिए वो बोली तो थी, देन शी वाज फाइन। पीवी सिंधु जब अपना सेमीफाइनल हारी थी और सैड हो गई थी, तो व्हाई डिड यू नॉट टेल योरसेल्फ कि आज मेरा दिन नहीं है? व्हाई वर यू सैड? ऑफ कोर्स मैंने भी वही बोली थी, मेरे मतलब आई केप्ट सेइंग माई सेल्फ, क्योंकि
मैच हारने के बाद फिर से नेक्स्ट डे मैच खेलना बहुत मुश्किल होता है हर एक एथलीट को, क्योंकि वो मतलब वो जब हम हार जाते हैं तो वो सैडनेस रहता है, आई मीन एटलीस्ट फॉर सम टाइम, कि अरे हम लोग फाइनल्स जाना, लाइक फाइनल्स नहीं गया या मिस हो गया, बट यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू पंप अप आवरसेल्फ कि नहीं, और एक मैच है, एंड इतने साल मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, तो मैं ये आई केप्ट सेइंग माई सेल्फ एंड आई जस्ट थॉट ठीक है, emotions hai, I will see it later, but first I need to give my 100%. aise I kept, you know, kept motivating myself and just got onto the court. So yeah, that really helped me. And of course मेरा parents और मेरा coach भी मुझे बहुत support किया था कि it's fine, जो हो गया वो हो गया, past is past, but you know you have to get ready to, you know, to understand what is next and be focused and give your best. पीवी सिंधु, एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप लौट के आई थी और आपको हीरोज वेलकम मिला था, तो किसी ने सवाल पूछा था कि आपको साइना नेहवाल ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपने कहा वी डोंट टॉक सो मच, नहीं किया। डू यू थिंक अभी तक आया कोई मैसेज कॉन्ग्रेचुलेशंस का? हाँ, वो इंस्टाग्राम में शी कंग्रेचुलेटेड ऑब्वियसली ऑल द मेडलिस्ट, तो या तो स्पेशल राइवलरी रहता है बैडमिंटन के खिलाड़ियों में आपस में, बाहर के देशों के साथ, फॉरेनर्स के साथ, यू नो यू हैड अ relationship where you were lifting each other's spirits, and back home in India, you know, an Indian doesn't you know personally congratulate you, कहीं बुरा लगता है? नहीं, आई मीन सी इट्स देयर ओन चॉइस, मतलब वो सब मेडलिस्ट को कंग्रेचुलेट किया था, यस आई एम आल्सो वन ऑफ देम, एंड इट डजंट फील सैड, क्योंकि यू नो जनरली हम उतने बात नहीं करते, जस्ट हाय बाय कहते हैं, और अभी ये टाइम पे वी हैवंट मेट, क्योंकि उनका डिफरेंट टाइमिंग्स रहता है, मेरा डिफरेंट टाइमिंग्स रहता है, तो वी डोंट रियली टॉक इन मीट। अभी बाहर इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैं यू नो कम से कम आई यू नो वी प्ले टूर्नामेंट्स, एंड अभी तो we play together, so that's how, but abhi इनके साथ we don't practice together. I train in Gachibowli stadium में, Gachibowli stadium में practice करती हूँ, और वो गोपीचंद academy में करती है, तो we don't meet at all, और different timings भी But रहते you हैं। would have liked, I you don't would feel have sad. liked a personal message. We are all human. Sorry? You would have liked a personal message. Sorry, I didn't get you. I said if Saina Nehwal had sent you a personal message, it would have been nice, wouldn't it? Yeah, I mean it's her choice. I mean I'm nobody to comment about that, but she congratulated all the medalists, so yeah, so that's fine. I mean she congratulated, I'm one of them. Okay, all right. I want to ask you, you also had an injury post Rio, and for an athlete, कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो, उसके दिमाग में कई सारे ऐसे questions होते हैं कि इसके बाद मैं ठीक होंगी कि नहीं, whether I will be able to play well or not, मैं international circuit पे perform कर पाऊंगी कि नहीं। How did you go through that phase, और आपने अपने आप को वहां से कैसे तैयार किया? तैयारी मैंने बहुत अच्छा किया था, क्योंकि एक्चुअली इंजरी के बाद वापस आना इज वेरी वेरी टफ। ऑल्सो द सेम टाइम जब 2015 में इंजरी हुआ था, एंड आई हैड टू मेक श्योर कि वो, आई वाज वरीड, क्योंकि ओलंपिक्स भी थे 2016, और वो आई मीन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में प्रैक्टिस भी नहीं किया था। आई वाज इन अ बिग कास्ट एंड इट वाज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर, तो I was really sad, और but मेरा parents और मेरा coach ने they believed in me and they trusted me कि नहीं, you will be fine, you will be 100% fit। तो ऐसा बोल के I mean daily वो motivate कर रहे थे, क्योंकि injury होने के बाद वापस आना is a very very you know tough task। तो ऐसे ही मैंने it was very important, क्योंकि 2015 में I had to play almost 21 tournaments to you know to be in the top 16, और बिफोर गोइंग टू ओलंपिक्स में 13 रैंक में थी, तो वो मुझे बहुत जरूरी था कि आई हैड टू गेट फिट। ऑल्सो द सेम टाइम 100% फिट होना था, ऐसा नहीं था कि ठीक है थोड़ा पेन है तो मैं खेल लूंगी, क्योंकि ओलंपिक्स में तो एवरीबडी, सब लोग 100% देने वाला है, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू बी इन द टॉप फॉर्म। बट यस, विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक था, एंड आई केम बैक एंड आई गॉट अ मेडल एट ओलंपिक्स। फैंटास्टिक। सवाल एक और भी है कि लोग ये कहते हैं कि कोई भी
खिलाड़ी हो। मेरी कॉम जी ने भी कहा है कि कई बार ऐसा होता है दैट यू आर सिंगल्ड आउट बिकॉज मे बी यू आर नॉट अमंग द टॉप मेडल विनिंग कंट्रीज एंड यू नो फेयर नहीं होते हैं जो रिजल्ट्स हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ बेईमानी हुई थी। डू यू थिंक समथिंग लाइक दिस हैपेंस एट द ओलंपिक लेवल्स दैट इट्स नॉट फेयर? पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑब्वियसली मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है। वो बोली थी, यस मैं सुनी थी। मतलब उनका कैलकुलेशंस, उनका स्कोरिंग, वो सब बहुत अलग रहते हैं। उनका पंचेस मतलब कितना क्या है, उनके जजेस और the umpire is going to say। बट मेरे साथ वो कभी भी नहीं हुआ था। एंड ओलंपिक्स के लेवल पे मतलब एम्पायर रहता है, सब लोग देखते हैं, वो रिव्यू भी रहता है। तो मेरे साथ वो कभी भी नहीं हुआ था। टोक्यो ओलंपिक्स में रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दाहिया जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। रवि दाहिया जी, बहुत बहुत बधाई हो। सुनने में आता है कि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, क्योंकि गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर मिला, ये आपको अच्छा नहीं लगा, और सुना है प्रैक्टिस करने टाइम आप रुकते ही नहीं, आपको रोकना पड़ता है जबरदस्ती। जी देखो, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात है ना जी, देखो हम गए थे ना तो गोल्ड मेडल के लिए गए थे, कर फिर भी हमें अभी सिल्वर मिला है, इसके लिए हम खुश अभी, मगर अभी संतुष्ट नहीं है। हमें हम बिल्कुल शुरुआत आपने सही बोला कि हमने तैयारी शुरू कर दी है और हम अगली बार देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो पेरिस 2024 में गोल्ड मेडल लाने का पूरा इरादा है? बिल्कुल जी। रवि दाहिया जी, सेमीफाइनल में कजाकिस्तान का पहलवान जो था नूर इस्लाम, उन्होंने रिंग में आपको दांत से काटा और ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी भारत में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी चोट लगी थी और क्या उस वक्त रेफरी ने रोका नहीं उन्हें? देखो जी, वो खेल है और ये खिलाड़ी मतलब अपना 100% देता। वो हम भी यहाँ से मतलब हमें भी यही था कि हमें भी जीतना है। और सबसे बड़ी बात है ना, जो बात थी वो जीत की थी। उसके लिए देखो चाहे कुछ भी हो, बाद में जो देखा जाएगा, पर फिलहाल ये था कि मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी, अगर हम उसको वैसे थोड़ा भी अगर ये छोड़ देते तो मतलब आउट का किधर भी हो सकता था बिल्कुल। तो बस यही था कि हमें जीतना है, पहले देश है और देश के लिए मेडल जीतना है, इसके लिए। पर निशान है अभी तक जहां काटा था उन्होंने आपको? थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। दिखाइए आज दर्शकों को, दर्शक देखना चाहते हैं क्यों किया ऐसा और क्या किया नूर इस्लाम ने। देखो जी, अब तो एक खेल था वो हो चुका है, और वो ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक अच्छे दोस्त भी हैं, और अगले दिन हम मिले थे सुबह सुबह वजन के टाइम, तो उसने मेरे को सॉरी बोला था। जो था वो एक खेल था, उसके बाद हो गया जो हो गया। हम एक अच्छे दोस्त हैं। नहीं, यही होती है स्पिरिट स्पोर्ट्समैनशिप की। लेकिन पूछना चाहती हूँ, फाइनल राउंड में रूस के पहलवान आपके ऑपोजिट जब थे जुवुर, तो उनके सामने क्या थोड़ा सा आप नर्वस हो गए थे, या आपको किसी टाइम ऐसा लगा कि शायद खेल मेरे हाथ से निकल रहा है? कैसा लग रहा था उस वक्त? देखो जी, नर्वस होने की कोई बात नहीं होती। हमने जो सीखा था, हम पूरा मैच पे अपना 100% दे के आए बिल्कुल। और देखो, वो भी एक अच्छा खिलाड़ी था और वर्ल्ड चैंपियन था कई बार का लगातार। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मतलब नर्वस होना। वो उसने भी अपना खेल खेला और हमने अपना खेला, मगर जीत उसकी हुई। तो बस यही है कि हम आगे कोशिश करेंगे कि जो हमारी कमियां रही, हम उसकी कुश्तियाँ देख रहे हैं, तो आगे उन पर सुधार करेंगे और अगली बार हम उसको हरा के गोल्ड मेडल जीतेंगे। रवि दाहिया जी, प्रधानमंत्री ने आपको इंडिपेंडेंस डे पे आमंत्रित किया है। क्या ये आपके लिए कोई खास उत्सव की तरह है कि मेडल जीत कर आए हैं और पूरे देश में
आपको हीरो की तरह वेलकम मिला है और अब प्रधानमंत्री जी भी आपके लिए चाय नाश्ता सब कुछ आपको इनवाइट कर रहे हैं? देखो जी, बहुत बड़ा क्षण है ये। हम तो खुद ये मानते हैं कि देखो पीएम सर जी हमसे मतलब फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा रहे हैं, पहले जाने से पहले भी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब पूरा खुल के खेलना है, अपना 100% देना है। तो और अब मेडल लाने के बाद भी बुला रहे हैं, तो ये बहुत एक खुशी का बहुत बड़ा क्षण है और मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण है ये। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रवि दाहिया जी, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या एडवाइस देंगे जो लोग मेडल जीतना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, एथलीट बनना चाहते हैं, उनको आज आप क्या एडवाइस देंगे? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब बच्चे हैं वो खेल में आए और देश का नाम रोशन करें और एक अपना टारगेट बना के मेहनत करें और देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। दाहिया जी, आपने जब शुरू की थी ट्रेनिंग, कभी लगा था कि आप ओलंपिक्स के स्टेज पर जाएंगे? जिंदगी में बहुत से कष्ट सहे होंगे आपने, आपके परिवार ने। कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप सुपरस्टार बनेंगे और पूरा देश 135 करोड़ लोग आपको सैल्यूट करेंगे और आपको बधाई देंगे और बहुत सारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देंगे? देखो जी, जब छोटे से आए थे तो अपने सामने देखा था कि 2008 में मैं सुशील कुमार को मतलब मेडल जीतते देखा, तो उनका इतना अच्छा सम्मान हो रहा था, इतनी इज्जत थी। तो उनको इस देख के था कि भाई हमें भी देश के लिए मतलब कुछ ऐसा करना कि लोग हमारा भी सम्मान करें और मतलब इतना प्यार दें। तो उनको देख देख के हम आगे बढ़े और मतलब देखो संघर्ष है खिलाड़ी के जीवन में थोड़ा बहुत तो आता ही है और हमारे जीवन में भी काफ़ी आया है ये। और घर वालों की बात आती है तो देखो उनका बहुत ज़्यादा त्याग है, क्योंकि छोटे से उन्होंने छोड़ दिया था, बिल्कुल स्टेडियम में आ गया था मैं छोटा सा, तो उनका बहुत ज़्यादा त्याग है। रवि दाहिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हमसे भी और टाइम्स नाउ नवभारत के हर दर्शक की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि हम अभी से ही प्रेयर शुरू कर रहे हैं कि पेरिस में आप जाएं और गोल्ड मेडल लेकर आएं। थैंक यू मैम, थैंक यू।